आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। तो प्रोफेसर की क्लास 1 घंटे की होती है, आपकी क्लास होती है 30 मिनट। और आजकल तो जो है CBCS कोर्स चला है। CBCS कोर्स में 2 घंटे की क्लास है ऑनलाइन। सुबह 2 घंटे की क्लास लेकर के आया हूँ, शाम को फिर 2 घंटे की क्लास है और 9 बजे एक और है क्लास। तो जब आपने कह दिया कि पगड़ी जो है वो क्यों पहनाई जाती है, मैं अपनी बात, देश आजाद हो रहा था 14 अगस्त 1947 को। यहां से जब अंग्रेज जा रहे थे, अर्धरात्रि का समय था। देश विदेश से तमाम पत्रकार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज के बाद ये देश कैसा होगा। कुछ मेरे जैसे लोग ये सोच रहे थे कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन क्या काले अंग्रेजों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। इस ऊहापोह में देश विदेश के तमाम पत्रकार ये जानने की कोशिश कर रहे थे देश के बड़े बड़े नेताओं से कि आज के बाद ये देश कैसा होगा। वो सबसे पहले गांधी के पास जाते हैं। गांधी जी सोए हुए हैं पूरी तरह से, या तो आजादी मिल गई है, सो रहे हैं। पत्रकार नेहरू के पास जाते हैं, नेहरू जी भी सोए हुए हैं। पत्रकार उस समय की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के पास जाते हैं, सबके सब सोए हुए हैं। अंत में पत्रकार ये सोचते हैं इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी है, क्यों न जो है हम उनके पास चले। बाबा साहब उस समय 26 अलीपुर रोड पर रहते थे। अर्धरात्रि का समय था, उनका सुरक्षा गार्ड बाहर बैठा हुआ था। जब वे विदेशी पत्रकार बाबा साहब की कोठी पर पहुंचते हैं तो बाबा साहब से जब वे पत्रकार बाबा साहब की कोठी पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा गार्ड कहता है कि मैं बाबा साहब से पूछ करके आता हूं कि मिलना है या नहीं मिलना है। बाबा साहब के पास उनका सुरक्षा गार्ड जाता है। बाबा साहब कुछ लिख रहे हैं, तो बाबा साहब से जब पूछने लगे कि जो है सर कुछ पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने उनको कहा कि तुरंत मेरे शयन कक्ष में ले आओ। वे पत्रकार बाबा साहब के शयन कक्ष में जाते हैं। बाबा साहब से पहला सवाल पूछते हैं कि हे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। हम गांधी के पास गए, सोए हुए थे। हम नेहरू के पास गए, सोए हुए थे। और देश के तमाम बड़े बड़े पत्रकारों, बड़े बड़े महानुभावों के पास, हस्तियों के पास गए, सब सोए हुए थे। क्या कारण है कि अर्धरात्रि के समय आप जागे हुए हैं? बाबा साहब ने कहा उनका समाज बहुत पहले से जागा हुआ है, इसलिए वे सोए हुए हैं। मेरा समाज अभी जागा नहीं है, इसलिए मैं सोया नहीं हूं। मैं तो सोच रहा था कि कोरोना काल में मेरा समाज जो है वो सो ही गया है। मंच पर हमारे तमाम जिनका सम्मान किया गया है, छोटे भाई, इनको मैं लगभग 23-24 साल हो गए, भारती जी,
रामकिशन भारती जी, जिनकी पदोन्नति हुई है, संजय गोयल जी जो डिप्टी डायरेक्टर बने हैं, डीडी बने हैं, अशोक जी को तो हम खूब सुनते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। रवि जी आज तो पूरे काले होकर के आए थे, चले गए? कहाँ गए रवि जी? बात चले गए। और मेचंद चौहान साहब, मेचंद गौतम जी, यूपी में हरियाणा वाले कभी नहीं आते थे, अभी लड़की नहीं देते थे, आजकल खूब हो रहा। मांगे सिंह जी, पालीवाल जी, भाई नंदकिशोर जी, केपी जी, धर्मवीर भारती जी, सत्येंद्र जी, बैरवा साहब, योगेंद्र जी, राज सिंह जी, और हमारी मातृ शक्ति बैठी हुई है विजय लक्ष्मी जी, मीनाक्षी जी, उषा जी। आज पहले तो मैं सुधार दूं, इन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले कोरोना काल में मेरे लिए फीडबैक लिया गया कि दिल्ली सरकार में हम अपने टीचर विंग का किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं जिसने काम किया हो टीचर्स के लिए, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके। 2 महीने लगे और 2 महीने में जब फीडबैक लिया तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर के कहा कि दिल्ली की बागडोर, दिल्ली विश्वविद्यालय में 28 कॉलेज है, उन कॉलेजों को DTU, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसके हम आपको इंचार्ज बनाना चाहते हो, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? उस समय मेरा 2-3 पुस्तकों पर काम चल रहा था। हमारे साथियों ने कहा कि इससे बढ़िया मौका कोई नहीं। तो मैंने उनको हाँ कर दी और हाँ करने के बाद आप ये देखिए कि जब से मैंने 25 जुलाई को अपना कार्यभार संभाला था और 25 जुलाई से लेकर के और आज तक के आप तमाम समाचार पत्र देखिए और उसकी उपलब्धि देखिए, जो काम दिल्ली सरकार में और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है दिल्ली टीचर एसोसिएशन के द्वारा जो किए गए हैं वो सब। जब ये सारी खबरें जो है मुख्यमंत्री जी के पास जाने लगी, उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, आपके संगठन से भी मिलना चाहते हैं। उनको भी नहीं पता था कि हमारा संगठन काम कर रहा है। थोड़ा शोखी कर दूंगा, चिंता मत करो, इतना यार पगड़ी की तो लाज रख पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो है हम मिलना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है उस दिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कोरोना में चले गए। 2-3 और जो है हमारे MLA मीटिंग नहीं हो पाई। उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रस्ताव ये भेजा कि हम दिल्ली के अंदर जो है हमारे 2.5 लाख प्रति वर्ष जो है 12th में विद्यार्थी निकलते हैं यहाँ से, और 2.5 लाख में से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या दूसरे विश्वविद्यालय उसमें 1.25 लाख विद्यार्थी जो है वो एडमिशन मिलता है, बाकी रह जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने चांसलर को, राष्ट्रपति को जो है एक प्रस्ताव भेजा कि हम कुछ कॉलेज खोलना चाहते हैं। तो चांसलर ने कहा कि कॉलेज तो खोलना चाहते हैं लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछना पड़ेगा आपको। मैं 4 साल एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा और मैंने उस समय अपने समय में रहते हुए कई कॉलेजों की स्थापना कराई कि कॉलेज खुलने चाहिए। और एक प्रस्ताव मैंने भेजा जब दिल्ली सरकार ने मुझे
डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मुझे और गौतम जी को दोनों को एक साथ डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला था। दिल्ली सरकार ने 26 नवंबर को दिया था। तो मैंने दिल्ली सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि इस जो ये सम्मान दिया जा रहा है, यदि आप हमारी बात को स्वीकार करें तो एक भी जो है महाविद्यालय जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने तुरंत जो है उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अगले साल वो हमने तो कहा जमुना पार में जगह ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि जमुना पार में हम 3-4 कॉलेज और खोलना चाहते हैं। अभी मैंने जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा आपकी समस्याओं को लेकर के भी, क्योंकि मुझे पता है कि जब कई बार अखबारों में पढ़ता हूं और कुछ लोगों से ये पता करता हूं कि निगम में इतने महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी जो है अगर किसी को ना मिले, किसी टीचर को ना मिले, टीचर क्या कोई भी व्यक्ति काम करने वाला अगर वो काम कर रहा है अगर उसको समय पर सैलरी ना मिले तो जो है ये मानव अधिकार का पूरा हनन है, सीधा हनन है। जब मैं अपने बच्चों को जो है पढ़ा रहा हूं इस कोरोना काल में भी हर तरह से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, उनको अपनी सेवा दे रहा हूं अपने घर से, और कोरोना काल में मैं भोजन भी दे रहा हूं, मैं जो आ रहे हैं उनको दूसरी सेवा भी दे रहे हैं। और हमारे कई कोरोना से ग्रस्त भी हो गए शिक्षक, और कई की डेथ भी हो चुकी, शायद मुझे ये पता चला है। तो क्या इतना भी नहीं बनता है कि हम अपने उन शिक्षकों के लिए या उन टीचर्स के लिए इस सरकार से कुछ मांग भी कर सके। मित्रों, मैं जिस अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय होता है जहां बच्चे की पूरी नींव रखी जाती है। जब पिलर की कोई मकान बनाया जाता है तो उसके लिए एक नींव रखी जाती है, और वही नींव जो है यहाँ विद्यार्थियों की नींव रखी जाती है। मेरे जो टीचर थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। बाद में मेरे साथ वो एमए में मेरे सहपाठी भी बने। श्री सत्यव्रत जी प्रिंसिपल से रिटायर हुए, मुझे उन्होंने 5 साल पढ़ाया, पहली से 5वीं साल तक। वो लेफ्टिस्ट थे, लेफ्टिस्ट और समाजवादी। बहुत कहानियां सुनाते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनकी की किस तरह से। और बाद में जब उन्होंने कहा कि हंसराज तुम क्या बनना चाहते हो, 5वीं क्लास में जब फेयरवेल हो रहा था, महाजन साहब, पहले 5वीं का हमारे यहाँ बोर्ड की परीक्षा होती थी, अब नहीं होती बोर्ड की, लेकिन पहले दूसरे उसमें जाते थे और बोर्ड की परीक्षा होती थी। तो मैंने कहा कि मैं तो प्रोफेसर बनूंगा। तो वो खाली एक अध्यापक थे जो मुझे नहीं पता था वो कौन है क्या है, लेकिन कई जो टीचर थे वो हंसने लगे, कहने लगे इस गांव का तो कोई बच्चा आज तक जो है कंडक्टर ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस में लग गया और तू प्रोफेसर बनेगा। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। 2 राणा टीचर थे, एक गुप्ता जी थे, एक शर्मा जी और एक त्यागी थे। वे मजाक उड़ाने लगे, अरे प्रोफेसर बनेगा। मैंने कहा कि हाँ प्रोफेसर बनूंगा। मैं स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ 5वीं क्लास, और जब 5वीं क्लास में पास हुआ 6ठी में मैं गया, और 6ठी से वही गांव में ही 10वीं तक परीक्षा वहां। अब देखिए कि जो बच्चे मेरे साथ 5वीं में थे 46 में से 8वीं तक आते रह गए वो 30, और 12वीं तक आते आते बच गए 20, और बीए तक पहुंचे 5, और एमए में रह गया मैं अकेला। अब जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे गांव में भी एक प्रोफेसर थे, मेरे पिताजी जो है उनके पास गए कि मेरे बेटे ने जो है ये कर लिया, क्या करना चाहिए। तो गांव के चौधरी कहने लगा, अरे कमाल है, ये एमए भी कर गया, किस कॉलेज से किया है।
कि मेरे बेटे का नाम भी हंसराज है और कॉलेज भी हंसराज है, BA में मैंने हंसराज कॉलेज। ये ऐसा करो, अभी कंडक्टर के फॉर्म निकले हुए हैं, बालन साहब उन्होंने कहा कंडक्टर के फॉर्म निकले हुए हैं, वहां अप्लाई करवा दो। मेरे पिताजी कहने लगे MA का अच्छा स्टूडेंट रहा है, टॉपर है, और आप कह रहे थे कंडक्टर लगवा दो। कहने लगे नहीं, आप कंडक्टर लगवा दो। मेरे पिताजी कहने लगे मैं तो सलाह अच्छी लेने के लिए आया था, लेकिन मेरा बेटा तो कहता है मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो मित्रों, मैंने उसी समय MPhil में भी हो गया मेरा एडमिशन। मेरा IMC में जो है 7वीं रैंक थी पूरे भारत के अंदर। जो पहली बार पत्रकारिता का कोर्स शुरू किया था, IMC इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन, दोनों जगह से मैंने फिर अपना यही प्रोफेशन अपनाया कि प्रोफेसर बनना है। और सबसे पहले उस स्कूल में गया जहां मेरे वो अध्यापक हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रोफेसर बनेगा। तो मैं उनके वहां जाकर के बोला कि मैंने कहा सर आप क्या है? उसने कहा प्राइमरी टीचर। मैंने कहा प्राइमरी के प्राइमरी में ही रह गए। आपका विद्यार्थी जो है जिसने ये कहा था इतने साल पहले कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, आज मैं प्रोफेसर बन गया। तो मेरे उन अध्यापकों ने ये क्या कहा, बाल्यान जी हम तो ये देखना टेस्ट करना चाहते थे, हम तो तुम्हारे उसको देखना चाह रहे थे कि वाकई में आप बन सकते हो नहीं बन सकते हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु का बड़प्पन है। हालांकि गुरु ऐसे भी गुरु होते हैं जो कि नीचे वो करने वाले गिराने वाले। लेकिन मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से भारती जी 23 साल पहले भी ये वैसे ही थे, बिल्कुल स्मार्ट। और मैं देख रहा हूं जब से ये वो ऑफिसर बने और थोड़े स्मार्ट हो गए हैं। और आज जो है पकड़ी में घरवाली अगर इनका देख लेगी चेहरा तो 4 बार तो वो भी मुंह देखेगी दर्पण में। भेज दिया होगा इन्होंने पहले ही। देखो आज तुम्हारे से स्मार्ट लग रहा हूं। करवा चौथ पे तुमने तो जो है जाकर के जो कुछ दिया होगा, लेकिन आज जो है अरे कोई बात नहीं भैया, आप जब मनाते तो और तो नहीं, ये भी ना मनाते। पूछ लो अरे भाई ना भैया ऐसा है। जी देखो, भले ही चाहे हम वो ना करें, लेकिन सारी महिला ये मान के तो चलती है कि भाई हम भी अपने पति के लिए कुछ भी करें या कुछ तो स्मार्ट दिखाई दे। रहा गोयल साहब आप और हम ना माने, मैंने मेरे घर में नहीं मनाते हैं, लेकिन क्या मेरी घरवाली अगर वो सजेगी सवरेगी नहीं तो मैं तो कहता हूँ 4 बार सवर, ताकि मुझे भी अच्छा तुम्हें मुझे देखती रहूं, मैं तुम्हें देखता रहूं। प्रोफेसर साहब की असली बात अब निकली। मैं तो गाना भी गाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू तेरी ओर चलाता हूँ। तो चेहरे में वो चुंबक होनी चाहिए जो आदमी खींचा चला है। जैसा कि आपने अभी कहा कि देखो ये संगठन है, और मैं तो केवल इतना कहूंगा कि संगठन की मर्यादा को बनाए रखते हुए, संगठन बहुत है बालन साहब दिल्ली के अंदर, बहुत सारे संगठन जो है काम भी कर रहे हैं गोयल साहब, लेकिन जो है वे सब संगठन चिट्ठी लिखते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, और पता नहीं कहां। और वो कई संगठन तो फ्रॉड है जो कि उनको मान्यता नहीं है। आप कम से कम जो है उन संगठनों के बारे में पहले तो पता करो कि क्या वो संगठन वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि कई बार मेरे पास भी फोन आते हैं कि सर आप विश्वविद्यालय स्तर तक के प्रोफेसर होने के नाते क्या वो संगठन आपके अंडर में काम कर रहा है? तो मैं कह देता हूं मैं तो नहीं उस संगठन में। कहते हैं जी वो तो कहते हैं आपका नाम लेकर के, तो 4-5 अधिकारी, मैं 1 मिनट और लूंगा कि 4-5 अधिकारी जो है उस संगठन की वजह से हमारे निकाल दिए गए, जो अच्छा काम कर रहे थे समाज के लिए, टीचर्स के लिए, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो उनका खुद का व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे थे। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे इस संगठन के लोग अगर किसी व्यक्तिगत काम के लिए आए, भारती जी चाहे ये अलग बात है कि मांगे राम जी आपके मित्र है, मैं भी आपका मित्र हूं, पालीवाल जी भी है, या केपी जी कि भाई ऐसा है किसी का वो करना नहीं,
समाज के हित में, शिक्षक के हित में, सबके हित में यदि आपके पास आते हैं तो आप उठ करके काम करिए, नहीं तो मत करिए अकेले किसी व्यक्ति को। संगठन की मर्यादा होनी चाहिए। एक व्यक्ति का नहीं है कि भाई ये संगठन इसीलिए बने थे। मैं 89 में जब जिस समय मैं चुनाव में लड़ा था, संगठन से ही कई ऐसे लोग थे जो अपनी कोई घरवाले को जब बीजेपी बनवा रहे थे, काट काट करके लोगों को। संगठन ये नहीं कहता, संगठन ये कहता है कि आप सब लोगों के जहां प्रमोशन होनी है प्रमोशन, जिसका जो है जो हक है, अभी भी बहुत सारे मैं 1 मिनट और लेकर के, अभी एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में लगभग जो है 250-400 पद आए, प्रोफेसर टीचर्स के पद आए। मैंने बहुत लोगों से सलाह मशवरा करके और लोगों से पता किया कि भाई आप में से कोई एमएड वगैरह है, कोई पीएचडी है? नहीं मिले कोई भी, और जो मिले तो वे लग गए हैं, बहुत सारे लग गए हैं। तो आप अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, और एजुकेशन बढ़ाने के साथ साथ, जैसे भारती जी जो है यहाँ इस पद पर विराजमान है, हो सकता है कि भारती जी जल्दी से और ऊंचे पद पर जाए। अगली बार जो है धर्मवीर जी देख रहे हैं कि हाँ ये कुर्सी तो मेरे लिए बढ़िया थी, तो अगली बार धर्मवीर जी आपके लिए हो सकती है कुर्सी, सत्येंद्र जी के लिए हो सकती है, पालीवाल जी के लिए हो सकती है, लेकिन कुर्सी उसी के लिए है जो काम करेगा समाज के अंदर। आपने जो ये पगड़ी पहनाई है समाज के सामने, हरियाणा में इस पगड़ी का बड़ा महत्व है। पगड़ी ऐसे नहीं पहनाई जाती, ये सामाजिक पगड़ी है। और जब भी, क्योंकि जो पगड़ी समाज में पहनाई जाती है मित्रों, उसका सम्मान होता है। मैं कभी भी इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, बल्कि और ऊंचे जाएगी आपकी ये पगड़ी। जब भी आपको दिल्ली सरकार से जब भी किसी तरह का कोई भी किसी भी तरह से आपके ऊपर आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो मैं कोई भी कार्य करने से पहले आप एक बार सलाह मशवरा करके, जैसा कि अभी अभी कहा हमारे भाई ने कहा कि जी दिल्ली सरकार के मंत्री हमसे मिलते नहीं, मैं तुरंत फोन मिलाया। उन्होंने कहा यार मुझे, मेरे पास तो कोई आता नहीं है। गौतम जी ने कहा कि आज तुरंत आ जाओ, तो मैंने कहा देख लो कोरोना हो रहा है। कहने लगा दलितों को कोई कोरोना नहीं होता, आ जाओ तुम, हम तो कोरोना और दूसरों को कर देते हैं। तो मैंने कहा कितने लोग बताऊं? उन्होंने कहा कि 5। मैंने कहा जब कोरोना ना होता तो 10 आएंगे। तो कहने लगा तू 10 क्यों, तो 15 ही ले। तो जो भाई चलना चाहते हैं मंत्री जी से और अपनी समस्या बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वाद विवाद के बाद संवाद की स्थिति होनी चाहिए। जो समाज में विवाद फैला हुआ है कि दिल्ली सरकार आपका वो किया हुआ, तो कम से कम पता तो चले कौन है क्या। कई समस्याएं ऐसी है जो मैंने राजेंद्र पाल गौतम जी के सामने वो रखी और उन्हें तुरंत समाधान किया कि जो भी हमारे उससे हो सकती है, जिस भी उस पर, क्योंकि गौतम साहब तो यहीं से चुने हुए हैं, जमुना पार से ही। तो मैं उनसे कई बार कहता हूं कि जमुना पार की समस्याओं का तो पहले आप समाधान किया करो। तो कहते हैं कि बिल्कुल मेरे लिए मेरा क्षेत्र और मेरा समाज और जो पार्टी जो है वो विशेष है, उसकी प्राथमिकता मेरे लिए पहले है। तो मित्रों, मैं उन्हें एक बार जो आज आपने ये सम्मान दिया है, इस सम्मान को बरकरार रखते हुए आपकी इस पगड़ी को और जो जाटे का इंतजाम किया है शॉल दे करके, हालांकि इस बार इतना जाटा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जब मैं ये शॉल उड़ूंगा कम से कम जो मैं ये याद रखूंगा कि हाँ मांगेराम जी ने और पालीवाल जी ने ये शॉल जो है मुझे उड़ाई थी। तो मैं इनका ऋण जो है कैसे चुकाऊं? तो मेरे ऊपर आपका ऋण है। उस ऋण को जब चाहो, जैसे मर्जी चाहो, आप जो है उसको चुकाने के लिए आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।